मेरा नाम मुस्कान है। मैं गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे चेहरे से मुस्कुराहटें गायब नहीं हो रही थी। मैं दुल्हन बनी बेहद हसीन लग रही थी। मेरी शादी मेरी माँ की सहेली की बेटे से हो रही थी। मेरी माँ की सहेली मुल्तान में रहती थी और मेरा बचपन से ही हसन से रिश्ता तय हो चुका था। पहले पहले तो हम लोग मुल्तान 2 महीने की छुट्टियों में जाते थे। कुलसूम आंटी वैसे तो हम सब बहन भाइयों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन मुझ पर तो वो जान छिड़कती थी। बचपन से ही मैं सुनती आ रही थी कि मैं हसन की मंगेतर हूँ, इसलिए उम्र के साथ साथ मेरी हसन से मोहब्बत परवान चढ़ने लगी थी। काफी सालों से मैं लाहौर से मुल्तान नहीं गई थी और फिर कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी और पढ़ाई के सिलसिले से मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती थी। हाँ, मेरी अम्मी अलबत्ता 1 साल बाद चक्कर लगा लेती थी, लेकिन कुछ दिन बाद ही वापस भी लौट आती थी। हसन की बहुत तारीफ करती थी, कहती अपने दोनों भाइयों से ज्यादा खूबसूरत और खामोश तबीयत का लड़का है, बहुत ही सुलझा हुआ है। उसकी तारीफें सुन सुनकर मेरे दिल में उसकी मोहब्बत भर चुकी थी। इस बार आंटी ने फोन किया तो कहने लगी, मेरी अमानत अब मुझे दे दो। मुस्कान मेरे हसन की अमानत है। मेरे माँ बाप को भला क्या इतराज होना था। मैं घर में सबसे बड़ी थी। मुझसे छोटा भाई था जो पापा की दुकान संभाल रहा था, पापा के साथ काम करता था। मुझसे छोटी 3 बहनें थी जो स्कूल में पढ़ती थी। हमारा ताल्लुक गरीब घराने से था। मेरी अम्मी ने मुश्किल से मेरा जहेज बनाया था। शादी की बात सुनकर पापा कुछ घबराए थे, कहने लगे कुछ ही महीने में शादी की तारीख रख तो दी है। मैं सोच रहा हूँ इस महंगाई में बेटी को रुखसत करना एक बाप के लिए बहुत बड़ी आजमाइश बन गई है। तुम जानती भी हो कि वो लोग खाते पीते घराने के हैं और लोगों का मेल जोल भी ज्यादा है। दोनों बड़े बेटे तो इसी इंतजार में हैं कि हसन की शादी हो तो वह अलग हो जाए। जाहिर है छेज में हर चीज देनी पड़ेगी। मेरी अम्मी कहने लगी, आप फिक्र क्यों करते हैं, मेरा जितना भी जेवर पड़ा है इसे बेचकर आप सारे पैसे उनको भिजवा दीजिएगा। वहाँ से हसन अपनी मर्जी का फर्नीचर ले आएगा। आखिर बच्चों ने ही इस्तेमाल करना है। यहाँ लाहौर से मुल्तान जाने में फर्नीचर रास्ते में ही आधा टूट जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। और भी मैंने कुछ बना रखा है, आप फिक्र मत करो, सब हो जाएगा। मेरी अम्मी ने हमेशा मेरे पापा का साथ दिया था। अब मैं ये सोच रही थी कि कितना अच्छा होता कि हसन जहेज लेने से मना कर देता। खैर शादी का दिन आ पहुंचा। मैं बेहद खुश थी। मेरी बारात मुल्तान से आई थी। सिर्फ हसन था, मेरी सास और उनके दोनों बेटे और बूहें थी। हसन के अबू का वैसे भी इंतकाल हो चुका था। बाकी रिश्तेदार वहीं मुल्तान में इकट्ठे हुए थे। शादी के कुछ घंटे बाद ही हमारी वापसी भी थी। अम्मी ने बहुत कहा कि एक दिन यहीं गुजार लो, लेकिन वो लोग कहने लगे नहीं, वहाँ भी हमने मुस्कान के लिए बहुत शानदार वेलकम करना है। खैर कुछ घंटे बाद ही मैं दुल्हन बनी कार में सफर कर रही थी। ये सफर मैंने अपनी जेठानियों के साथ किया था। मुझसे हंसी मजाक कर रही थी। वक्त का पता ही नहीं चला। मुल्तान पहुंचकर मुझसे छोटी मोटी रस्मों के बाद मुझे हसन के कमरे में बिठा दिया गया। कमरा काफी बड़ा था। मेरा फर्नीचर भी काफी खूबसूरत लिया गया था। कमरा फूलों से महक रहा था। हसन कमरे में दाखिल हुआ तो मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। अब तक अम्मी से मैंने हसन की इतनी तारीफें सुनी थी। मुझे लगता था वो एक खूबसूरत हैंडसम लड़का होगा, दिखने में हजारों में एक होगा। मुझे तो अपनी किस्मत पर जितना भी रश्क आता उतना कम था। हसन कमरे में आया और मेरे सामने आकर बैठ गया। मैंने फौरन नजरें झुका ली। 5 मिनट तक वो मुंह से कुछ नहीं बोला था, मेरी तारीफ में ना मेरी मोहब्बत में। न जाने क्यों मुझे ये महसूस हुआ जैसे वो लंबे लंबे सांस भर रहा है। मैंने धीरे से नजरें उठाकर देखा तो उसकी आंखें न जाने किस जज्बे से लाल हो रही थी। बहुत ही बदहवास लग रहा था। कमरे में एसी चल रहा था, फिर भी उसके चेहरे से पसीना बह रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी उसकी ये हालत क्यों है। मैंने कहा, हसन आपकी तबीयत तो ठीक है। मेरे कहने पर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगा, मोहब्बत करती हो मुझसे। हसन के सवाल पर मैं एकदम शर्मा गई। मैंने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। मैंने कहा, हाँ मोहब्बत करती हूँ आपसे, तभी तो आज आपकी बीवी बनी आपके सामने बैठी हूँ। मेरा ये कहना था, उसने मेरा हाथ जोर से दबोच लिया। उसने मेरा हाथ इतनी जोर से दबाया था कि मैं चला उठी। मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर वो क्या कर रहा है। मैंने कहा, मुझे दर्द हो रहा है। हसन मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे भी तकलीफ हो रही है। मुझे लग रहा था जैसे वो आदमी अपनी होश आवास में ना हो। कहने लगा, मोहब्बत का दूसरा नाम दर्द है, तकलीफ है, परेशानी है। तुम्हें मेरी मोहब्बत चाहिए तो दर्द तो सहना पड़ेगा। मेरे जुनून को अपने बदन पर बर्दाश्त करना पड़ेगा। मोहब्बत तो यही होती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरी शादी की रात ऐसे भी गुजरेगी। ऐसी कौन सी तकलीफ नहीं थी जो उसने मुझे उस रात नहीं दी थी। हर तकलीफ को वो मोहब्बत का नाम दे रहा था। उसने मेरे हाथ में पहनी कांच की चूड़ियों को दबोच कर तोड़ा
तोड़ा था। कई चोटियां मेरी कलाई में घुस गई थी। शादी के नाम पर मैंने ये रात बड़ी ही तकलीफ में गुजारी थी। उसने मेरे पास पर जलता हुआ सिगरेट लगाया था। जब चलाने लगती तो मेरे मुंह पर हाथ रख देता। कहने लगा, तुम्हारी आवाज बाहर ना जाए, बाहर किसी को नहीं पता चलना चाहिए हमारे बीच मोहब्बत हो रही है। मियाँ बीवी का पर्दा होता है। मेरी मोहब्बतों को सहने की आदत डालो, क्योंकि मेरी मोहब्बत तो ऐसी ही है। जो मतलब हसन ने मुझे मोहब्बत का समझाया था और बताया था, मुझे मोहब्बत लफ्ज से नफरत हो चुकी थी। सुबह तक मैं अपनी उजड़ी हुई हालत पर रोती रही और वो आराम से बेखबर सो रहा था। पूरे बेड पर मेरी चूड़ियां बिखरी पड़ी थी। मेरी जिंदगी की तरह शादी की ये रात हर लड़की के लिए यादगार होती है और मियाँ बीवी मिलकर इसे और भी खूबसूरत बनाते हैं ताकि ये रात पूरी जिंदगी याद रह सके। लेकिन मैंने इतनी तकलीफ बर्दाश्त की थी कि अब भी मैं अपनी सिसकियां रोक नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद ही कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं अपनी बिखरी हालत के साथ कमरे का दरवाजा नहीं खोल सकती थी, क्योंकि मेरे कपड़े तक उस आदमी ने बेदर्दी से फाड़ दिए थे। वो इंसान नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था कोई भूखा भेड़िया है। उसने तो मुझे कपड़े बदलने तक का रात का मौका नहीं दिया था। मैं जैसी बैठी थी मुझ पर वैसे ही टूट पड़ा था और अपना जुनून उसने मेरे बदन पर निकाला था। मैंने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम में चली गई। जब नहाकर वापस आई तो कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मेरी सास और मेरी जिठानियां मेरे ही इंतजार में बाहर बैठी हुई थी, क्योंकि हसन ने तो दरवाजा खोलकर दोबारा सो चुका था। मेरे चेहरे पर नाखूनों की निशान देखकर तीनों की रंगत सफेद हो गई थी। मेरी सास मेरे पास आई, कहने लगी, मुस्कान ये सब क्या है? मैंने कहा, मोहब्बत। आपके बेटे ने रात भर यही तो मोहब्बत की है मुझसे। ये कहकर मैं रोने लगी। सास ने उसी वक्त मुझे अपने गले से लगा लिया। फिर मेरी जिठानी से कहने लगी, तुमने हसन को दवाई वक्त पर नहीं दी थी क्या? ये सुनकर मुझे हैरत हुई थी। किस चीज की दवाई? वो कहने लगी, अम्मी जी मैंने तो दवाई दी थी, हसन के हाथ पर भी रख दी थी, कहा भी था कि मेरे सामने ही खाओ, लेकिन आपको तो पता है उसे कितनी जल्दी होती है। कहने लगा, आप जाएं यहाँ से, मैं खा लूंगा। सास कहने लगी, तुम्हें कितनी बार का है, चुपचाप खड़ी रहा करो जब तक वो दवाई ना खा ले, उस वक्त तक कमरे से बाहर मत आया करो। वो कहने लगी, बहुत संभाल लिया हमने हसन और उसकी जिम्मेदारियों को, अब आ गई है ना इसकी बीवी, ये सब अब उसकी जिम्मेदारी है। मेरी सास मुझे अपने कमरे में ले गई, मुझे नाश्ता भी करवाया। कहने लगी, हसन को थोड़ा सा दिमागी मसला है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, दिमागी मसला? आपने हमें इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? मेरी बात सुनकर मेरी सास मुझे गुस्से से देखने लगी। कहने लगी, इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा कि पहले नहीं बताया? अरे मेरा बेटा कोई पागल थोड़ी है, बस तो थोड़ा दिमागी डिप्रेशन का शिकार हो गया है, गुस्से का थोड़ा तेज है, अपने मिजाज के खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं करता और इसमें कोई बुराई नहीं है। डॉक्टर ने कहा था शादी कर दो, ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, लेकिन मैंने तो रात को उसे कुछ भी नहीं कहा था जो उसे बुरा लगता, उसकी मिजाज के खिलाफ कोई बात नहीं की थी। फिर भी उसने मेरा ये हाल किया है। मैं उसके सामने नहीं जाऊंगी, बल्कि मुझे रहना ही नहीं है। मेरी बात सुनकर मेरी सास कहने लगी, अरे नहीं, रात उसने ठीक से दवाई नहीं खाई थी, अगर दवाई खाई होती तुम्हारे साथ ऐसा ना करता। मैंने कहा, कुछ भी हो, मगर मैं अब उसके साथ नहीं रहूंगी। अगर उसके साथ कोई मसला था तो आपको पहले इलाज करवाना चाहिए था। वो कहने लगी, फिर मुर्गी की वही एक टांग। अरे बाबा, कह तो रही हूँ, इसकी बीमारी का हल शादी था, इसलिए मैंने कर दी। तुम्हारी मोहब्बत पाएगा तो ठीक हो जाएगा और मेरा बेटा कोई पागल थोड़ी है। मैंने कहा, आपको बताऊं आपका बेटा क्या है? मैंने अपने बांस पर सिगरेट का जख्म दिखा दिया। ये देखकर मेरी सास बुरी तरह चौंक गई थी और फिर नजरें चुराने लगी। मैंने कहा, ये उसकी मोहब्बत है, कहता है मेरी मोहब्बत ऐसी ही है, मैंने ऐसी ही मोहब्बत सही है। पूरी रात मेरी सास नजरें चुराने लगी। ठीक हो जाएगा वो धीरे धीरे, बस तुम सब्र से काम लो। कहने लगी, देखो ना, तुम्हारे बाप ने कितनी मुश्किल से तुम्हारी शादी की है, लाखों का जहेज बनाया है उसने। पूरी बरादरी में तुम्हारा बाप तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। अगर तुमने जरा सी बात पर तलाक ले ली और यहाँ से चली गई तो सोचो कितनी बदनामी होगी तुम्हारे बाप की। तुम्हारी तो 3 बहनें और भी बैठी हुई हैं, लेकिन अगर तुम थोड़ा सब्र से काम लो तो हसन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर का ऐसा कहना है और इसका इलाज शादी ही था, तो शादी के बाद वो ठीक ही हो जाएगा। मैं चुप हो गई थी। शादी तो मेरे बाप ने वाकई कर्ज उठाकर कर ली थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी थी, हर चीज एक से बढ़कर एक दी थी। मेरे बाप की तो कमर ही झुक गई थी। बाद में मैंने सोचा, सास की बात इतनी भी गलत नहीं है, मुझे थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। उसके बाद कई दिन तक हसन ने मुझे छुआ तक नहीं था, क्योंकि खुद
खुद भी मैं बहुत घबराई हुई थी। उसके मुंह से निकला हुआ एक भी लफ्ज मेरे लिए हुक्म की तरह था। वो कहता दिन को रात कहो तो मैं दिन को रात कह देती थी, क्योंकि मेरी सास के निसार यही उसका इलाज था। एक दिन कहने लगा मेरे लिए मीठी खीरनी बनाओ और मेरे लिए खाने में मिर्ची मत डालना। मैं फौरन से किचन में गई। लंच बनाकर जब मैं कमरे में आ गई तो वो सो चुका था। मैंने उसका लंच ढक दिया और बाहर किचन में आ गई। उसके लिए खाना बनाने लगी, क्योंकि मेरी सास ने बताया था उसके खाने में मिर्ची नहीं डालनी। मैंने उसके लिए फीका खाना बनाया। अभी उसका खाना बनाकर फ्री हुई थी कि कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज से आने लगी। फौरन से भागती हुई कमरे में गई तो मेरी सास पहले से मौजूद थी। हसन कह रहा था कि इससे बोलो कि आज के बाद मेरा खाना ना बनाए। मैंने कहा भी था मुझे मीठी खीरनी बना कर दे, इसने इसमें मिर्ची डाल कर दी। मैंने कहा मैं मिर्ची क्यों डालूंगी। कहने लगा इसलिए ताकि मैं कभी ठीक ना हो सकूं। माँ ये मेरी दुश्मन है, मुझसे दुश्मनी निकाल रही है। मैं तो हैरान व परेशान से खड़ी थी। मेरी सास मुझे घूरने लगी और बोली शर्म नहीं आती तुम्हें, मैं तुम्हारा कितना साथ दे रही हूँ और तुम हो के मेरे बेटे की दुश्मन बनी बैठी हो। मैंने कहा अम्मी जी आप ये खा कर देखे, मैंने इसमें चीनी डाली थी। वो कहने लगा हाँ हाँ खा कर देख लो कितनी मिर्ची है इसमें। जब वो खीरनी मेरी सास ने खाई तो सिसकी लेने लगी, इसमें तो सच में मिर्ची थी। कहने लगी ये देखो ऊपर से ही नजर आ रही है, क्या चाहती हो तुम मेरे बेटे को मारना चाहती हो। मैं बेहद परेशान थी। मैंने कहा नहीं मैंने ये मिर्ची नहीं डाली। वो कहने लगा फिर किसने डाली। तुम ही रख कर गई थी, मेरी सास ने मुझे बहुत डांटा था। हसन मेरे हर काम में कीड़े निकालने लगा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया मिर्ची डाली किसने थी, क्योंकि मैंने तो मिर्ची नहीं डाली थी। लेकिन मुझे पता ही चल ही गया था कि वो मिर्ची हसन ने डाली थी। मैं कपड़े निकालती तो कपड़े इस्त्री करती तो पूरे कपड़े दोबारा जमीन पर फेंक देता। कहता नहीं दोबारा से इस्त्री करो, अच्छे से इस्त्री नहीं किए हैं और तुम क्यों मेरी जिंदगी को जहन्नुम बनाने चली आई हो, निकल जाओ मेरे घर से। मैं 1 महीने में ही सूखकर कांटा हो गई थी, क्योंकि हसन जो कुछ करता था मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। रात को वो किसी जंगली जानवर की तरह मेरे साथ पेश आता और दिन के वक्त मेरे किए हुए काम बिगाड़ता रहता। कभी कहता तुम कपड़े ठीक से नहीं धोती हो, कभी मेरे खाने में मिर्ची डाल देता और कहता तुमने डाली है और तुम मुझसे दुश्मनी निकाल रही हो। मेरा जी चाहता था जमीन फटे और मैं उसमें दफन हो जाऊं। मैं ये दर्द सह नहीं पा रही थी। अपने माँ बाप का सोच कर रोती रहती कि अभी तक उनके सर से कर्जा ही नहीं उतरा था। मेरी माँ का भी फोन आया था। कहने लगी जी तो चाहता है कुछ दिन के लिए तुम्हें अपने पास बुला लूं, लेकिन लाहौर से मुल्तान जाने का खर्चा बहुत हो जाएगा और हम तो इस वक्त बिल्कुल खाली हाथ है। तुम्हारे ससुराल पहली बार आएंगे तो इस तरह खाली हाथ नहीं आ सकते। इतने खर्चे का सोच कर हम चुप हो जाते हैं। खैर मैंने अपने माँ बाप को हसन के बारे में कुछ नहीं बताया था और अपने आप को हसन के रवैये के लिए तैयार कर लेती थी। इंसान इतना ही सह सकता है जितनी उसमें बर्दाश्त होती है। उस दिन भी मैं उठी तो मेरा सर चकरा रहा था। हसन कह रहा था मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। वो काम पर नहीं जाता था, कुछ भी काम नहीं करता था। मेरे दोनों जेठ ही घर का सारा खर्चा उठा रहे थे, उसकी दवाइयां भी वो ही लाते थे। मैं चकराते सर के साथ उसके कपड़े इस्त्री करते हुए उधर ही बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। एक लेडी डॉक्टर मेरी सास से कहने लगी कि इसकी खुराक का खास ख्याल रखे, ये बहुत कमजोर है, इस तरह अगर इसकी हालत खराब रही तो इसकी प्रेगनेंसी को भी खतरा हो सकता है। मैं उम्मीद से हो चुकी थी और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था मुझे इस बात पर खुश होना चाहिए या फिर सर पकड़ कर रोना चाहिए। हाँ मेरी सास बहुत खुश थी। कहने लगी अपना बच्चा होगा तो देखना हसन जल्दी ही ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ दिन तक मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रखती रही, मुझे अपने पास चलाती थी। अगर हसन के पास जाऊंगी तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं और इस तरह मेरी प्रेगनेंसी को नुकसान हो सकता था। लेकिन अब एक ही हफ्ता गुजरा था कि हसन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। कहने लगा मुस्कान मेरे कमरे में क्यों नहीं आती, तुम मेरी बीवी हो ना, मेरे पास सोया करो। मैंने कहा आप अपनी माँ से बात करें। मैं रात के बर्तन धो रही थी कि तभी वो किचन में आ गया। कहने लगा क्या मसला है, शराफत से कमरे में चलो। मैंने कहा सुनो मैं उम्मीद से हूँ और डॉक्टर ने एहतियात का बताया है। कहने लगा तो मैं तुम्हें खा नहीं चाहूंगा और मुझे बाजू से पकड़कर कमरे में ले जाने लगा। तभी मेरी सास आ गई। कहने लगी छोड़ो इसका हाथ, यह भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। हसन कहने लगा क्यों नहीं जाएगी और कैसे नहीं जाएगी। शोर की आवाज सुनकर मेरे जेठ और मेरी जेठानियां भी कमरे से बाहर आ गए थे। तमाशा सा लग गया था। मेरी सास कहने लगी तुम्हें समझ क्यों नहीं आती, तुम इसके
इसके साथ जो कुछ करोगे तुम्हारा बच्चा मर जाएगा। कहने लगा मरने दे, मेरा बच्चा है, कुछ भी हो, लेकिन आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अगर आपने इसे मेरे कमरे में ले जाने से रोकने की कोशिश की तो यहीं पर इसके कपड़े फाड़ दूंगा। उस आदमी में तो जरा भी शर्म नहीं थी। मैं तो सबके सामने नजर उठाने के काबिल नहीं रही थी। मेरी सास ने जब उसे रोकना चाहा तो उसने सबके सामने मेरा दुपट्टा उतार कर फेंक दिया था, और उससे पहले वो कोई और गलत हरकत करता मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा चलो कमरे में, जो तुम चाहते हो कर लो, यहाँ पर तमाशा मत बनाओ, सबके सामने मेरी इज्जत खराब मत करो। कहने लगा आ गई ना अपनी औकात पर। जब मैं कह रहा था तो समझ नहीं आ रही थी तुम्हें। वो मुझे अपने साथ कमरे में ले गया। उस रात मेरी चीखें शायद सबने सुनी होगी, और सुबह तक मेरा बच्चा मर चुका था। मैं फूट फूट कर रो रही थी। काश मैं भी उसके साथ मर जाती। अभी मुझे इस घर में 5 महीने भी नहीं गुजरे थे कि मैं फिर से हामला हो गई थी। मेरी सफेद रंगत बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। जब दूसरी बार हमला हुई तो मेरी सास ने मुझे मेरी माँ के भेज दिया। मेरी हालत देखकर तो मेरा बाप और मेरी माँ भी सदमे में रह गए थे। कहने लगे तुम्हें क्या हुआ है, तुम तो पहचान में भी नहीं आ रही हो, इतनी कमजोर क्यों हो गई हो। मैंने कहा शायद उम्मीद से हूँ इसलिए कमजोर हो गई हूँ। मेरा भाई मुझे रोज फल ला कर देता। मेरे पापा ने खास मेरे लिए दूध वाले से कह दिया था कि मेरी बेटी के लिए रोज दूध देकर जाना। मेरे पापा मेरी माँ से कहते मेरी बेटी का ख्याल रखो, देखो इसकी क्या हालत कर दी है उन लोगों ने। मेरी माँ मुझसे पूछती आखिर तुम्हें परेशानी क्या है, क्या तुम लोगों में खुश नहीं हो, और हसन का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है। मैं कहती माँ सब कुछ ठीक है। मैं जानती थी मेरी माँ बाप असल बात बर्दाश्त ना कर सकेंगे। मुझे यहाँ आए हुए 4 महीने हो चुके थे कि एक दिन हसन का फोन आया। कहने लगा वापिस आ जाओ वरना मैं वहीं आ जाऊंगा और तुम्हारा तमाशा बना कर रख दूंगा, तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती। मैंने फोन करके अपनी सास को सब कुछ बता दिया। वो कहने लगी इसने तो हमारा भी जीना हराम कर रखा है। ऐसा करो तुम वापस आ जाओ और वहां पर किसी को कुछ भी मत बताना। मैं वापस चली आई थी। उस वक्त उसने मुझसे वादा किया था मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा, और मैं तो उसके बदले रवैये पर हैरान भी थी। कहने लगा अरे मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ, प्लीज वादा करो मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। मैं अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखूंगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैंने कहा ठीक है नहीं जाऊंगी, बल्कि मुझे खुशी हो रही थी कि हसन बदल गया था। उस रात उसने मुझसे कोई भी बदतमीजी नहीं की थी, बस मेरा सर सहलाता रहा, मेरा हाथ चूमता रहा, कहता रहा मुझे छोड़कर मत जाना। 1 महीने तक उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा था, और जब उसे पता चला कि मैं बेटे को जन्म देने वाली हूँ तो वो बहुत खुश हुआ था। कहने लगा मुस्कान मेरा घर बेटा आने वाला है, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं एक बेटे का बाप बनूंगा। ये कहते कहते उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। कहने लगा मैं बहुत खुश हूँ, मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। मैंने कहा हसन बात सुनो, मुझे डर लग रहा है, नीचे उतारो। कहने लगा तुम नहीं जानती तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है, मेरे घर बेटा पैदा होने वाला है। लेकिन तभी उसके चेहरे के तासुरात अचानक ही बदलने लगे थे। उसकी सांस एकदम से फूलने लगी। उसने मुझे जल्दी से नीचे उतार दिया। कहने लगा नहीं मेरे घर बेटा नहीं हो सकता। मैं तो हैरान रह गई थी कि अभी ये खुश था, अभी क्या हुआ है। एकदम बदहवासी का शिकार होने लगा था। कहने लगा मेरा बेटा पैदा होगा, इसके साथ भी वही सब कुछ होगा जो मेरे साथ हुआ था, फिर वो भी मेरे जैसा हो जाएगा। मेरा बेटा है तो मेरे जैसे ही होगा ना। ये कहकर वो मेरे पास आया। कहने लगा नहीं नहीं ऐसा करो इस बच्चे को मार दो। ये सुनकर तो मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मैंने कहा हसन ये कैसी बातें कर रहे हो। लेकिन वो चलाते हुए कहने लगा जो कह रहा हूँ वो करो। ये कहने के बाद उसने मुझे बेड पर धक्का दे दिया। उसने अपना हाथ मेरे पेट पर रखा। इससे पहले वो कुछ और करता मैंने अपनी सास को बुलाना शुरू कर दिया। मेरी चीख पुकार सुनकर मेरी सास मेरी दोनों जेठानियां कमरे में आ गई और हसन को फौरन मुझसे पीछे हटाया था। मेरी सास कहने लगी मेरे कमरे में जाओ, लेकिन वो यही कह जा रहा था मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे बेटा नहीं हो सकता, मुझे बेटा होगा तो उसके साथ भी वही सब कुछ होगा जो मेरे साथ हुआ था। इसका मतलब था कि इसके साथ कुछ तो हुआ था, वो यूं ही पागल नहीं हुआ था, कोई ना कोई वजह जरूर थी। कुछ देर तक उसके चिल्लाने और रोने की आवाजें आती रही, मगर धीरे धीरे आवाजें खत्म हो चुकी थी। एकदम सन्नाटा छा गया था। मैं अपनी सास के कमरे में अपना दिल थामे बैठी हुई थी। मेरी सास हसन के ही कमरे में थी। कुछ देर बाद वह आई और कहने लगी अब वो सो गया है, उठेगा तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। मैंने कहा अम्मी जी इसके साथ क्या मसला है, वो बार बार क्यों कहता है कि इसके साथ जो कुछ हुआ है उसके बेटे के साथ भी होगा, आखिर उसके साथ क्या हुआ है, आप मुझे बताइए। सुनकर मेरी सास रोने लगी। कहने लगी क्या बताऊं तुम्हें। मैंने कहा जो भी हसन के साथ हुआ है मुझे सच्चाई बताए। मेरी सास कहने लगी वो नया नया कॉलेज गया था तो कॉलेज में उस वक्त बड़ी पार्टी चल रही थी।
लड़कों ने अलग अलग ग्रुप बनाए हुए थे। इलेक्शन जारी थे, इसलिए हर पार्टी के लड़के दूसरे लड़कों से यही कहते कि वो उनकी पार्टी को वोट दे। ये शुरू से ही गुस्से का तेज था। उसे भी किसी ने बोला तो ये कहने लगा कि ये मेरा हक है, जो मुझे ठीक लगेगा मैं उसको वोट दूंगा। वो लड़के कहने लगे अगर तुमने हमारी पार्टी को वोट ना दिया तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेंगे। इस बात पर उन लड़कों ने हसन को मारना शुरू कर दिया। खुद भी जख्मी हुआ था, लेकिन उस वक्त बात आई गई हो गई थी। लेकिन कुछ दिन बाद ये कॉलेज गया तो वापस नहीं आया। 2 दिन यूं ही गुजर गए थे। हम लोग बहुत परेशान थे कि आखिर वो गया तो कहाँ गया। हर जगह हमने उसे ढूंढ लिया था, लेकिन ये नहीं मिला। 2 दिन बाद हम पर क्यामत बनकर टूटी थी। उसके बाद वो जख्मी हालत में हमें दरवाजे के पास से मिला था। वो बुखार में तप रहा था, मुंह में न जाने क्या क्या बड़बड़ाया जा रहा था। हम उसे अस्पताल लेकर गए। उसके दिमाग पर न जाने किस बात का बहुत बड़ा सदमा लगा था। उस वक्त तो मेरा बेटा हर चीज से डरता घबराता था, यहाँ तक कि अपने भाई और अपने बाप को देखकर भी चीखने चलाने लगता। लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे थे उसके साथ हुआ क्या है, क्योंकि जाहिर है वो ठीक था। और फिर जब उसे हम एक दिमागी डॉक्टर के पास लेकर गए तो हमें मालूम हुआ कि इसके साथ क्या जुल्म हुआ था। ये कहकर मेरी सास चुप हो गई। मैंने कहा बताएं क्या हुआ था हसन के साथ। वो रोने लगी, कहने लगी जिन लड़कों से उसकी लड़ाई हुई थी उन्होंने कॉलेज के कमरे में ले जाकर मेरे बेटे के साथ जुल्म किया था। 5 दिन तक उसे अपनी हवस का निशाना बनाते रहे। मेरा बेटा तो फर्स्ट ईयर में था, उसकी उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं थी। इसका तो इन बातों की तरफ ध्यान तक ना था, इसलिए उन बातों ने और इस तरह के जुल्म ने मेरे बेटे को जिस्मानी अजियत के साथ साथ उसके दिमाग पर भी असर दिए थे। उसका कोई भी भाई अगर उसका हाथ पकड़ लेता तो वो समझता शायद मेरा भाई भी मेरे साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है। वो यूं डरता जैसे कि लड़की हो। उसका इलाज हम करवा करवा कर थक चुके हैं और बहुत कोशिश की कि वो आगे की पढ़ाई भी कर ले, लेकिन वो किताब को हाथ भी नहीं लगा सका। कॉलेज के नाम पर रोने लगता था, कहता था कॉलेज नहीं जाऊंगा। उसके पापा उसे दुकान पर ले जाने लगे, लेकिन वहाँ भी उसका यही हाल था। उसको हर चलता फिरता लड़का आज उसकी तरफ एक नजर भी देख लेता, उससे यही लगता कि ये उसे अपनी हवस का निशाना बनाना चाहता है। उसे इसलिए देख रहा है ताकि इस पर जुल्म कर सके। ये दुकान पर भी चीखने चलाने लगता और डर कर अपने पापा के पीछे छुप जाता और इसलिए घर पर रहने लगा था। हम इसका इलाज डॉक्टर से करवा रहे थे। डॉक्टर कहते थे कि शादी होगी तो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा मिर्ची कितने सालों से इस बीमारी में घिरा हुआ है और आपने हमें बताने की भी कोशिश नहीं की। मेरी सास कहने लगी मैं क्यों बताती किसी को, मेरे बेटे में कोई ऐप थोड़ी है, उसकी कोई गलती नहीं थी। मैंने कहा लेकिन फिर भी वो कहने लगी बस मेरे बेटे को इल्जाम मत दो, तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारा ध्यान पाकर वो ठीक हो जाएगा। और मैं ये सोच रही थी कि उसको कौन से मेरी तवज्जो और प्यार चाहिए, वो आदमी तो मेरी सुनता ही नहीं था। मैं अब समझ गई थी कि उसके अंदर जुनून और दर्द देने की वजह क्या है, क्योंकि उसने मर्दों से दर्द सहा था और इसी चीज का बदला वो मेरे जिस्म को नोच नोच कर लेता। मेरा रोना चीखना उसे सुकून देता था। मेरे आंसू देखकर वो पागल हो जाता था, कहता था मोहब्बत दर्द सहने का नाम है और मेरी मोहब्बत पर जब तुम रोती हो तो मुझे और भी प्यारी लगती हो। मैं उसके सामने जब हाथ जोड़ती कि खुदा के लिए हसन मेरे हाल पर रहम करो। ये भी सच था कि वो मुझसे मोहब्बत भी करता था। अगर मैं उसे कहीं नजर ना आती थी तो पूरा घर सर पर उठा लेता था, लेकिन मुझे चैन से जीने भी नहीं देता था। मैं जिस मान से काम करती वो वही काम करता। मैं एक जीती जागती इंसान थी। एक दिमागी मरीज के जुनून का निशाना कब तक बन सकती थी। मैंने जब एक बेटे को जन्म दिया तो सब खुश थे सिवाय हसन के। उसकी हालत अजीब सी थी। कहता था ये बड़ा होकर मुझ जैसा हो जाएगा, इसकी शक्ल भी मेरी जैसी है, नसीब भी मेरे जैसा होगा, मैं इसे अभी गला घोट कर मार डालूंगा। बड़ी मुश्किल से मेरे दोनों जेठ ने उसे पीछे किया था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने अपने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया था। हसन का जुनून तो ठीक होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था। हफ्ता उसे अलग कमरे में बंद किया गया था, लेकिन वो मुझे ही पुकारता था, कहता मेरी मुस्कान को मेरे पास ले आओ, मैं उसे कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो दरवाजा जोर जोर से पीट रहा था। दरवाजा खोल दो, मुझे उसके पास जाना है। मैं उस कमरे में घुट घुट कर मरना नहीं चाहता था। मुझे इसकी हालत पर तरस भी आता था। हफ्ते के बाद ही मैं उसके कमरे में खाना लेकर गई थी, वरना तो मेरे जेठ ही लेकर जाते थे। वो हर चीज तोड़ने लगता, कहता मुस्कान को बुलाओ, मुझे उसे देखना है, मुझे उससे बातें करनी है। जब तक मैं उसको देख नहीं लूंगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। और जब मैं उसके कमरे में खाना लेकर गई उसकी हालत देखकर मेरे आंसू बहने लगे थे। मेरे दोनों जेठों ने उसे कुर्सी पर बांध रखा था, क्योंकि वो जब भी बेकाबू होता तो अपने भाइयों को भी मारता पीटता था। वो मुश्किल से उसे संभालते थे। उसकी रंगत पीली पड़ चुकी थी, रो रो कर आंखें लाल थी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। कहने लगा आ गई तुम, मेरा ख्याल आ गया तुम्हें, तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता।
मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इधर मेरे पास आओ। मैं डरते डरते उसके पास आई, अपने दोनों हाथों से रोटी का नवाला बनाकर उसके मुंह के करीब ले गई। वो कहने लगा, मेरे हाथ खोलो, मुझे दर्द हो रहा है। मेरे बड़े भाई बहुत बुरे हैं, देखो कितनी कस के रस्सी बांधी हुई है, देखो मेरे हाथ जख्मी हो गए हैं। लेकिन मेरे जेठ ने मुझे मना कर दिया कि इसके हाथ मत खोलो वरना ये काबू से बाहर हो जाएगा। मैंने कहा, पहले आप खाना खा लें, फिर मैं आपके हाथ खोल दूंगी। उसने मेरे हाथ से खाना खाया, लेकिन कहने लगा, मेरे करीब आओ। मैं उसके पास होकर बैठ गई। कहने लगा, मेरे पास बैठी रहो और मुझसे दूर मत जाया करो। मैंने उसकी आंखों से बहने वाले आंसू अपने हाथों से साफ किए थे, उसके बिखरे बालों को सही किया था। कहने लगा, खुदा के लिए मेरी रस्सियों को खोल दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। तुम मेरी बीवी हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, मेरे हाथ खोल दो। मैंने उसके हाथों की रस्सियां खोल दी। खुद को आजाद पाकर उसने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया, अपने सीने से लगाकर जोर से भींचा था, इतनी जोर से कि मैं अगला सांस नहीं ले पा रही थी। कहने लगा, मेरा बस चले तो मैं तुम्हें अपने अंदर समा लूं। इतनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे, फिर भी तुम मुझसे दूर भागती हो। उसने अपने दोनों हाथों से मेरे चेहरे को भर लिया था। कहने लगा, मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी। मैंने ना में सर हिला दिया। मैंने कहा, मैं कहाँ जा सकती हूँ तुम्हें छोड़कर, कहीं भी तो नहीं। फिर वो अपना मुंह मेरे गर्दन के पास ले गया और उसके बाद मेरी चीखें इस कदर तेज थी कि मेरे ससुराल वाले इकट्ठे हो गए। इस बार उसने मेरे गर्दन पर इतनी जोर से काटा था कि खून निकलने लगा था। उस पर जुनून इस कदर बढ़ चुका था कि सबके छुड़ाने पर भी वो मुझे छोड़ नहीं रहा था। कहने लगा, जाओ यहाँ से, मुझे अपने पागलपन को इस लड़की पर ही उतारना है। ये मेरी बीवी है, मुझसे दूर रखोगे तो मुझे जब जब मौका मिलेगा मैं इसे अपने जुनून का निशाना बनाऊंगा। मेरे जेठ ने उसके हाथ पर टीका लगा दिया था, शायद नींद का इंजेक्शन था। कुछ ही देर में वो बेहोशी में जा चुका था। मेरे जेठ ने मुझे डांटा कि तुमने इसकी रस्सियां क्यों खोली थी। मैं फिर दोबारा हसन के कमरे में नहीं गई थी, लेकिन एक रात मेरे कमरे पर दस्तक हुई। मैं हैरान थी कि इस वक्त कौन हो सकता है। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो हसन था। न जाने वो कैसे अपने कमरे से निकल आया था। मेरे बेड पर मेरे बेटे को लेटे देखा तो उसकी तरफ आ गया। कहने लगा, ये अभी तक जिंदा है, तुमने इसे मारा नहीं। तुम जानती हो ये मेरा बेटा है और मेरा जैसा ही निकलेगा। मैंने कहा, हसन जाओ यहाँ से, तुम यहाँ क्या करने आए हो। लेकिन मेरी जान तो उस वक्त निकली जब उसने मेरे बेटे का गला दबाना शुरू कर दिया। मैं चीखने लगी, चलाने लगी, उसे पीछे करने लगी, लेकिन जब तक सब लोग कमरे में आते मेरा बेटा मर चुका था। मैं चीख रही थी, ये कातिल है, ये इंसान नहीं है, खुदा के लिए इसे पागल खाने छोड़ दो। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसने मेरे बच्चे को मार दिया। लेकिन अभी मेरी सास की यही डर थी। कहने लगी कि मेरा बेटा पागल नहीं है, बस दिमागी डिप्रेशन है, इसलिए कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा, कोई भी इसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं करेगा, बस यही कहा जाएगा कि बच्चा खुद अपनी मौत मरा है। मैंने उसे अपने बेटे को अपने सीने से लगाए रखा था। अगले ही पल मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा बेटा सांस ले रहा है। मैं तो जैसे पागल सी हो गई थी। मैंने चीख चीख कर सबको बताया, मेरा बेटा जिंदा है, मेरा बेटा जिंदा है, जल्दी से अस्पताल लेकर चलो। हम सब उसे अस्पताल लेकर भागे थे। जैसे तैसे मेरे बेटे की जान बच गई थी, लेकिन हसन को किसी ने नहीं बताया था कि तुम्हारा बेटा जिंदा है। मेरे पास अब कोई चारा नहीं था, या तो हसन से तलाक लेकर चली जाती या फिर हसन को किसी ना किसी तरह मुझे ठीक करना था। मैंने एक तरकीब सोची हसन को ठीक करने की। मैंने एक बेजान गुड्डे को सफेद कफन में लपेट कर हसन के हाथ में दे दिया। मैंने कहा, ये लो हसन, तुम्हारा बेटा मर चुका है, जाओ जाकर इसे दफना दो। आज तुम्हारे अंदर के जानवर को सुकून मिल जाएगा कि तुमने खुद अपने बेटे को अपने हाथों से मार दिया। सफेद कफन में लिपटे बेजान गुड्डे को देखकर हसन के हाथ कुछ पल के लिए कांपे थे। उसके चेहरे पर डर आ गया था। मैंने कहा, जाओ हसन, ये किस्सा पूरी तरह खत्म कर दो और चाहो तो मेरे साथ भी यही सब कुछ कर सकते हो जो अपने बेटे के साथ किया है। मुझे भी मेरे बेटे के साथ खत्म कर दो। मेरे जेठ मेरे इस काम में शामिल थे। वो हसन को लेकर मेरे बच्चे को दफनाने के लिए चल पड़े और जब बच्चे को दफनाने के लिए मेरे जेठ ने उस मट्टी को खोदा और उसे मिट्टी में रखा तो हसन चीखने लगा, चिल्लाने लगा था। वो जोर जोर से रो रहा था, मेरा बेटा नहीं मर सकता, मेरा बेटा नहीं मर सकता, ये मेरा बेटा है, मेरा खून है, ये कैसे हो सकता है। मेरे जेठ ने कहा, खुद तुमने अपने हाथों से मारा है इसे, अब तुम्हें किस बात का दुख है। इतनी देर में ही इस बेजान गुड्डे को मेरे जेठ ने जमीन के अंदर रख चुके थे, लेकिन हसन पर तो पागलपन का दौरा सवार था। वो जल्दी जल्दी मिट्टी खोद रहा था। निकालो निकालो, मेरे बेटे को बाहर निकालो। पागलपन का दौरा पड़ती हसन बेहोश होकर गिर चुका था। मेरे जेठ उसे लेकर अस्पताल गए थे। कुछ ही देर में उसे होश आ गया था, लेकिन अब वो रो रहा था, अपने बच्चे को पुकार रहा था। कुछ ही देर बाद मैं उसके सामने चली गई थी। मुझे देखकर वो और भी ज्यादा रोने लगा, मेरा हाथ थाम लिया, कहने लगा, हमारा बच्चा कहाँ है। मैंने कहा, हसन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बाद हम हसन को घर ले आए थे। उसकी नजर में उसका बच्चा मर चुका था, इसलिए मैं अपने बच्चे को उसके सामने नहीं लाई थी। हसन पहले से अब काफी बदल चुका था, बिल्कुल चुपचाप रहने लगा था, मुझे भी कुछ नहीं कहता था। मेरी सारी
सारी बातें भी मान लेता। बच्चे के मौत के सदमे ने उसके दिमाग पर काफी असर डाला था। पुराने सारे दर्द, सारे जख्म बच्चे की मौत के दर्द ने मिटा दिए थे। सच कहा है किसी ने, बच्चों की तकलीफ से बढ़कर कोई दर्द हो ही नहीं सका, और शायद अपने बच्चे की मौत का दर्द उसके सारे दर्द और तकलीफों पर भारी था। वो हर वक्त अपने बच्चे को याद करके रोता रहता था। मेरी सास मेरे बच्चे का ख्याल रखती थी। एक दिन जब मेरा बच्चा रोया तो उसके रोने की आवाज हसन के कानों में पड़ी थी। वो एकदम उठकर बैठ गया, कहने लगा, देखो मेरा बच्चा रो रहा है। मैंने कहा, हसन तुम्हारा बच्चा नहीं है, याद है ना तुमने अपने बच्चे के साथ क्या किया था। वो अपने हाथों को देखने लगा और अपने हाथों को जोर जोर से बेड से मारने लगा। कहने लगा, मुझे भी मर जाना चाहिए, मैं जिंदा क्यों हूँ। अगले ही पल मेरे बच्चे की रोने की आवाज दोबारा से हसन के कानों में पड़ी और इस बार वो खुद को रोक नहीं पाया और आवाज सुनकर वो कमरे से भागा था और अपनी माँ के कमरे में पहुंच गया। मेरी सास बच्चे को गोद में लेकर चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। उसने जब अपने बच्चे को देखा तो एकदम से दीवाना सा हो गया। मेरे जेठ जेठानियां भी कमरे में आ चुके थे। हम सब लोग डरे सहमे खड़े थे कि कहीं फिर से बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन हसन अपने बच्चे को गोद में लेकर उसे बेहताशा चूमने लगा, अपने सीने से लगा लिया। कहने लगा, मुझे पता था मेरा बच्चा मर नहीं सका, मेरा बच्चा जिंदा है। वो रो रहा था, अब उसे छुपाना बेकार था कि इसका बच्चा मर चुका है। मैं अब अपने बच्चे को लेकर अपने कमरे में रहने लगी थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था कि कहीं हसन बच्चे को फिर से नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन अब वो बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। हर वक्त उसे गोद में लिए उसे चूमता रहता, उससे प्यार करता। मुझे भी अब बहुत ही प्यार मोहब्बत से पेश आता था। बच्चे की मोहब्बत ने हसन को बिल्कुल बदल कर रख दिया था। आज मेरा बेटा 3 साल का हो चुका है। हसन अपने पिछले सारे दुखों को भूल गया है और वो अपने बच्चे की परवरिश में पूरे दिल से लग चुका है। मेरा भी बहुत ख्याल रखता है। दोस्तों, एक सच्चा हादसा था जो मैंने आप लोगों को सुनाया है। लेकिन आप लोगों से एक सवाल भी है कि इस तरह के दिमागी मरीज लोगों का इलाज सिर्फ शादी है। मुस्कान की किस्मत अच्छी थी या फिर बच्चे की किस्मत थी कि वो बच गया था और हसन भी ठीक हो गया था। लेकिन बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जहाँ इस तरह के मरीज ठीक नहीं होते और ऐसे में लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आप लोगों से बस एक ही सवाल है, क्या ऐसे लोगों की शादी करनी चाहिए? क्या शादी के बाद ऐसे लोग ठीक हो जाते हैं? जब ऐसे बिगड़े हुए लड़के जिन्हें उनके माँ बाप भी ना सुधार सकते हो, क्या उसे किसी और की जिंदगी में शामिल कर देना चाहिए? ये सोचकर कि शादी होगी तो वो लड़का खुद ही ठीक हो जाएगा। खुदा के लिए दूसरों की बेटियों के साथ ये घिनौना खेल खेलना छोड़ दें। अपने बेटों की परवरिश अच्छी करें ताकि आने वाली आपको दुआएं दे, बददुआएं नहीं। जैसे कि एक लड़की की परवरिश बहुत अहमियत रखती है, ऐसे ही लड़कों की परवरिश भी बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि उन्होंने भी किसी की बेटी के साथ जिंदगी गुजारनी होती है। इसलिए पराई बेटी पर जुल्म ना करें, अपने बेटों को सुधारने के लिए अपनी कोशिश करें, किसी की बेटी के साथ जुल्म ना करें।